वर्ल्ड के अंदर? नेटवर्क, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन था जिसमें मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो कल मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? क्या बोल रहे हो? साइबर वर्ल्ड की, हाँ, साइबर सिक्योरिटी क्या थी? गैजेट्स, नेटवर्क, तीनों को प्रोटेक्ट करना। वो तो साइबर वर्ल्ड बनाता है। बताया था नहीं बताया था? मैंने आपको कहा था कि साइबर वर्ल्ड वर्ल्ड जो है उसको बचाने के लिए जो भी हम लोग प्रोसेस यूज कर रहे हैं, जो भी टेक्निक या टूल्स यूज कर रहे हैं, वो सब किस में आएंगे? साइबर सिक्योरिटी के अंदर। मोटिव साइबर सिक्योरिटी का क्या है? साइबर वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। वैसे ही एक टर्म आता है इसमें जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब एक बात बताइए, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी डाटा, कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा। जनरली ये टर्म है वो इसलिए फेमस हुई बिकॉज एक प्रोफाइल मार्केट में आती है। और देखो किसकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की नीड है? देखा जाए तो हर किसी की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आप अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए कोई ना कोई टूल परचेस कर लेते हैं, एंटीवायरस या कुछ। लेकिन एक कंपनी क्या करती है, उसके पास डाटा बड़ा है, तो उसको उस चीज को मैनेज करने के लिए लोग चाहिए। लोग चाहिए तो एक प्रोफाइल निकालनी पड़ेगी, और प्रोफाइल निकालनी पड़ेगी तो एक नाम देना पड़ेगा। और दैट्स वाई वो क्या करते हैं? नाम प्रोवाइड करते हैं। और ऐसी एक जॉब मार्केट में आती है विच इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसका मेन पर्पज होता है कि वो सारा का सारा कंपनी का डाटा उसको सिक्योर किया जाए। और लेकिन सिक्योर किया कैसे जाए? तो बेसिकली यहाँ पे वही चीज आती है कि इंफॉर्मेशन का मतलब होता है डाटा ऑर्गेनाइजेशन, और उसको सिक्योरिटी करने का मतलब क्या होता है कि उसमें वो कवर्स हो जाएंगे सारे टूल्स, सारी टेक्निक, जिसकी हेल्प से आप एक ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर कर सकते हैं। यानी कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है उसको आप सिक्योर कर सकते हैं। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि क्या मतलब होता है डाटा का, क्या मतलब होता है ऑर्गेनाइज और वगैरह है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। और समझ में आया? तो जब भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात आएगी तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं उनको सिक्योर करना। और उसके लिए जो भी टूल्स या टेक्नोलॉजीज या फिर आप प्रोसीजर यूज कर रहे हैं वो सब आएगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के। अब आप लोगों ने कभी इस चीज को सुना है कि इंफॉर्मेशन और डाटा ये दोनों डिफरेंट है या ये सेम है? अलग है? कैसे?
अब अलग है तो फिर बताओ कैसे है। डेटा मतलब कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में से डेटा और इंफॉर्मेशन मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा स्पेसिफिक। ठीक है, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। ऑल इंफॉर्मेशन इज डेटा, बट ऑल डेटा इज नॉट इंफॉर्मेशन। कुछ पल्ले पड़ा? क्या पड़ा? क्या लग रहा है मेरे जो शब्द निकले हैं उसका क्या मोटिव है? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक टाइप का डाटा है, और सारा जो एक तरीके से डाटा है वो इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो मोबाइल भी होंगे, आप सबके मोबाइल में फोटोज हैं, जो आपके फोटोज पड़े होंगे वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्यों है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन आपको पता है कि डाटा, डाटा का मतलब हर वो पर्टिकुलर आपकी फाइल जो आपके सिस्टम में एक स्पेस घेरती है। इसका मतलब जब भी आप एक फाइल डिलीट करते हैं तो एक नया डाटा बनता है, वो भी डाटा है। आप जब भी एक फाइल को प्रोसेस करके टेम्प में डालते हैं तो टेम्प में कुछ फाइल जनरेट होती है, वो भी डाटा है। आप जब भी किसी फाइल को डिलीट करते हैं रिसाइकल में जाकर डिलीट होकर पड़ जाती है, वो भी डाटा है। यानी कि फाइल जितनी भी आपके सिस्टम में पड़ी है वो इंपॉर्टेंट हो ना हो, अगर वो आपके सिस्टम का स्पेस घेर रही है, सब डाटा है। लेकिन उनमें से वो इंफॉर्मेशन वाली फाइल्स जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो कन्वर्ट होनी है इंफॉर्मेशन के अंदर। जैसे कि इस लैपटॉप के अंदर मल्टीपल फाइल्स पड़ी होंगी। अगर मान लीजिए इसमें 1 TB स्पेस है तो 1 TB स्पेस जितनी फाइल यूज कर रही होंगी सब 1 TB स्पेस तो यूज कर ही रही होंगी। अब उसमें फाइल भी होंगी, उसमें रॉ डाटा भी होगा, उसमें डिलीटेड फाइल भी होंगी, उसमें टेम्प फाइल भी होंगी, और उसमें ऐसी बहुत सारी बाइनरीज फाइल या डीएल फाइल्स होंगी जिनकी मेरे लिए कोई नीड नहीं है। तो वो सब क्या है? वो सब डाटा है। अगर उनमें से कुछ फाइल इनक्रिप्टेड चले भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसमें से वो फाइल जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है दे टर्निंग इनटू इंफॉर्मेशन। जैसे कि मेरा पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा मतलब कि मेरी ऑल फाइल्स, मेरे फोल्डर्स, मेरी क्लास से रिगार्डिंग फाइल्स, मेरी पीपीटीज, एवरीथिंग कम्स अंडर अ इंफॉर्मेशन। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे मेजरली जो हम लोग टारगेट करते हैं वो उस इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे कि सैलरी से रिगार्डिंग अकाउंट्स, एम्प्लॉय से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स की इंफॉर्मेशन, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, वो सब किस में आता है? सब आता है इंफॉर्मेशन। और उसी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के लिए जो भी मैं टूल्स या टेक्निक्स यूज कर रहा हूं, ऑल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड प्रोसीजर कम्स अंडर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आई वाज सर में एक काम करोगे यार, पीछे जाओ और वो जो खिड़की है ना सब पूरा खोलो। पॉइंट समझ में आया क्या डिफरेंस है? तो इस चीज को याद रखना, इन्फॉर्मेशन कभी कभार लाइक इंटरव्यू में पूछ सकता है, ऐसा जनरली पूछता तो नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन और डाटा में डिफरेंस होता है। अगर पूछा जाए तो समझ जाना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ठीक है, वही से खोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं जब हम लोग कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है, ये अगर मान लीजिए एक पूरी बिल्डिंग है, ठीक है। अब कोई भी बिल्डिंग जो होती है वो किस चीज के वो बेस्ड होती है? पिलर्स। एग्जैक्ट सेम तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी भी 3 पिलर्स पे बेस्ड है। और वो 3 पिलर्स क्या है? CIA। ये कोई अमेरिकन एजेंसी वाला CIA नहीं है। यहाँ CIA का मतलब क्या है? आप भी टेक में पढ़ा है इसलिए मतलब समझ गया है। ठीक है, चलो अब पढ़ा है तो फिर बताना पड़ेगा। बताओ, कौन बताया कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? ओके, access only authorized person. Okay, what about entity?
Data should not be changed. Originality maintained. Order नहीं होना चाहिए. And availability. Data should be available. Okay. हुक्का. देखो अब बात करते हैं CIA. कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. याद रखना इसमें से ऐसा नहीं कि तीनों ब्रीच होंगे तभी हम मानेंगे कि और हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रीच हो गया. इनमें से कोई एक भी गिर गया, जैसे कि एक भी पिलर गिर जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी ना, एग्जैक्ट सेम तरीके से इनमें से एक भी ब्रीच हो गया तो हम मान के चलेंगे कि हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रीच हो चुका है. क्लियर. अब सबसे पहली चीज आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. सो कॉन्फिडेंशियलिटी नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इंफॉर्मेशन मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल. यानी कि इंफॉर्मेशन जिन लोगों के बीच में शेयर करनी चाहिए सिर्फ उन्हीं के बीच में शेयर होनी चाहिए. और उनके अलावा वो इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन को मिल गई तो क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? सपोज करो आप व्हाट्सएप यूज करते हैं. से बोलो आवाज नहीं आ रही. नहीं ये भगवान मेरा फ्रेंड समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? करते हो? अगर मैं देख लूँ तो चलेगा? आपको बोल ही नहीं रहा. आपको भी समझ में आ रहा है ना क्या पूछने जा रहा हूँ? तो आंसर देना स्टार्ट रखो. ठीक है ना? ऐसा शॉक मत हो, मैं नहीं देख रहा हूँ, डोंट वरी. ठीक है. लेकिन अगर मैं देख लूंगा तो क्या होगा? आपकी वो एग्जैक्टली आपकी वो इंफॉर्मेशन जो शायद आप मुझसे शेयर नहीं करना चाहते, हो सकता है आपकी पर्सनल हो, वो मुझे दिख जाएंगी. और जैसी वो इंफॉर्मेशन मुझे दिखेंगी इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्फिडेंशियलिटी. इतना बोलोगे वैसे ही शांत रहती है, बोलती है. क्लास में क्या हो जाता है यार, समझ में नहीं आता है लोगों को. नहीं बोल रहा था, जितना आप इनमें बोलोगे ना उतना आपके वर्ड्स अगर गलत भी होंगे तो सही क्लियर समझ में आएगा, ठीक बोल पाओगे बात. ओके, सो कॉन्फिडेंशियल समझ में आया. तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन में ऑल्टरेशन, सॉरी इंफॉर्मेशन में तो हमारी इंफॉर्मेशन है वो जिन जिन लोगों के लिए अवेलेबल है या जिन जिन लोगों के लिए बनाई गई है उनके अलावा किसी के पास नहीं जानी चाहिए. अच्छा एक एग्जांपल और देता हूँ. आपने सुना होगा एक बहुत मार्केट में आजकल एक चीज फेमस है, पेपर लीक होना. हाँ ठीक है. क्या है मतलब पेपर लीक का? थोड़ी देर में वो देने ही वाले थे. अब किसी भले मानुस को थोड़ी देर पहले मिल गया, क्या बुराई है इसमें? बुराई ये है कि वो जो पेपर था उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी थी. क्या थी? कि जब तक एक पीरियड ऑफ टाइम नहीं आएगा वो पेपर बच्चों को नहीं पहुंचना चाहिए था. लेकिन अगर उस टाइम से पहले ही वो पेपर बच्चों के पास पहुंच जाएगा या किसी के पास, किसी 1 2 10 20 50 बच्चों के पास पहुंच जाएगा तो क्या होगा? उससे उससे उस पेपर की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच. यानी कि वो पेपर पब्लिक के लिए था तो सही, लेकिन एक पीरियड के बाद अगर उससे पहले ही वो रिलीज हो जाएगा तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गई. या जैसे कि मान लो आप लोग कभी कभार रात में मैसेज करते होंगे गुड नाइट, आगे जो भी आप लिखते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मान लो आपने लिखा गुड नाइट, आपने लगा दिया जो बन रहा और सामने जिसके लिए भेजा था उसके पापा ने देख लिया, गए क्या हुआ? ये कॉन्फिडेंशियलिटी पापा के लिए तो नहीं था ना, वो जिसके लिए था उसकी जगह कैसे देख लिया उसके, तो कॉन्फिडेंशियलिटी. समझ में आया? तो जो इन्फॉर्मेशन जिसके लिए अगर उसके अलावा किसी को भी मिल जाए तो कॉन्फिडेंशियलिटी. जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, लेकिन साइबर से रिलेटेड नहीं है. आपको याद है केस हुआ था इंडिया के अंदर हर्षद मेहता. ठीक है. वो पूरा कॉन्फिडेंशियलिटी पे बेस्ड था. वो क्या करता था कि कंपनी के इनर इन्फॉर्मेशन को निकलवा लेता किसी अंदर वाले से और बाद में उसके वजह से मार्केट को ऊपर नीचे कर देता है. तो वो भी क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच. बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वही चीज साइबर के बेसिस पे हो रही है कि कंपनी के इंटरनल इन्फॉर्मेशन की, मान लीजिए कंपनी में कितने एम्प्लॉय है, ये मैं एक आउटसाइडर को नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मैंने कंपनी का डाटाबेस हैक किया और निकाल ली. क्या हुई? कॉन्फिडेंशियलिटी. अचानक से आपको सुबह सुबह कोई कॉल करे और बोले मैम मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ. ठीक है. जैसे आप लोग कभी एसबीआई के बैंक में गए हो, यूज किया कभी एसबीआई कार्ड? है अकाउंट आपके एसबीआई का? बस ये बताना नहीं होता यार, नेक्स्ट टाइम से. ठीक है ना? और एकदम से कॉल आएगा तुम्हें और वो बोलेगा कि सर ऐसे ऐसे मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ. और देखो अगर ऐसे केस में अगर मान लीजिए उसने आपको आपकी पूरी कार्ड की डिटेल बता दी. अच्छा कार्ड में कितने नंबर होते हैं टोटल? 12. और बढ़िया.
यूज करना बंद कर दो तुम लोग। नहीं बता। बताओ आज की तुम्हारे जेब में रखा रहता है 816। हाँ 460। तो अगर मान लीजिए उसने पूरा का पूरा आपको एग्जैक्ट कार्ड का नंबर बता दिया, एक्सपायरी बता दी, तो आप मान लोगे कि वो बैंक का बंदा है या नहीं है? नहीं मानोगे तब भी? मतलब अपना बताए तो और किसका बताया यार? अपना खुद का बताएगा तो खुद का क्यों बताएगा यार? मतलब क्या चाहेगा वो तुमसे खुद का बता के? तुम्हारा ही बताएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या मानोगे, बैंक का है या नहीं है? है ना बैंक का? अरे है ही नहीं वो बैंक का। नहीं नहीं लेकिन एक बात याद रखना, हाँ वो तुमको लगेगा, लेकिन वो लगना नहीं है, इसलिए समझा रहा हूँ। याद रखना, कभी बैंक वाले को आपके 16 डिजिट नहीं दिखाई देते इन रियल सिनेरियो में। Got it? उनके पास जो डिजिट्स होते हैं उसमें कुछ कुछ डिजिट्स को क्रॉस हो जाता है। इस बात पे याद रखना, अगर वो आपको 16 डिजिट बता रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैंक वाला है, इसका मतलब ये है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गई है। और आज के टाइम पर तो बहुत सारे महान बच्चों को मैंने देखा है, ऐसा बस में ट्रैवल करते हैं, ऑटो में कहीं पर भी घूमते हैं, और ऐसा कवर ले लेते हैं फोन के पीछे ट्रांसपेरेंट, और उसका लगा लेते हैं अपना कार्ड। मतलब कि इंफॉर्मेशन ब्रीच करने का बेहतरीन तरीका है वो, कि कार्ड के बीच में और ट्रांसपेरेंट कवर लगा के कार्ड और लगा लिया। अब बताओ, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन वहां पर मुझे दिखाई दे रहा है। उसने 4 नंबर बोले थे लास्ट में। 4 में तो, अरे उसने बोला ही नहीं, ये मान के चल, उसने कुछ भी बोला तेरे को मान के चलना है, वो सब ठीक है। आई बात समझ में? बैंक वाले कॉल नहीं करते इस तरीके से, और ना ही कार्ड नंबर बताते, ना ही कार्ड नंबर की बात करते हैं। आप कर रहे हैं ना तो हाँ, आप तब बता सकते हो आपके अकाउंट में 10 रुपए पड़े हो, तो कर ही क्या लेगा उनसे। लेकिन अगर ज्यादा पड़े हैं ना तो कभी नहीं बताना, इस चीज को याद रखो। वो तो इस चीज को जानता ही है ना कि आप कहाँ पे गिर जाओगे। आपको मैनिपुलेट इस तरीके से किया जाएगा कि आप ना करने वाले आपके हिसाब ही ना बचे। लेकिन आपको इस चीज को समझना है कि आपको इस चीज को समझना है कि आपको किस जगह पर कोई ट्रिगर कर सकता है। अगर ट्रिगर पॉइंट्स आपको नहीं पता तो ये मान के चलिएगा कि आप फ्रॉड में फंस जाओगे। तो ट्रिगर पॉइंट्स जो है उनको बहुत ध्यान से समझिए। अब बात आती है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, कि अगर आपको इस तरीके से कॉल आया था, वो करना क्या है। देखिए, मोस्टली इस टाइप के कॉल जब आते हैं ना, तो वो क्या चाहता है आपसे? वो चाहता है आपसे कि आप कार्ड की इन्फॉर्मेशन के साथ ओटीपी दे दो। तो वो बोलते क्या है कि सर आपका ऐसे ऐसे बैंक अकाउंट जो ब्लॉक हो गया है। अब मान लीजिए आप कोई इस तरीके से बोले ब्लॉक हो गया है, और ये जनरली कॉल कब आता है? फ्राइडे की शाम को, बिकॉज तुमको पता है सैटरडे संडे बैंक बंद रहेगा। तो अगर मान लो ऐसे आपको कॉल आ जाए, तो आपका क्या पहला रेस्पॉन्स क्या होगा? हम बैंक में जाके देखेंगे। इतना तो उसको पता है कौन कितना आलसी आदमी है, कौन बैंक पर जाएगा और कौन नहीं जाएगा, इसीलिए वो कॉल कर रहा है। पहले से उसने देख लिया इन चीजों को। चलो, एक फिर भी हमें एक आइडिया मिला कि बैंक में जा सकते हैं। दूसरा, कस्टमर केयर बैंक। ठीक है, कस्टमर केयर एक चीज हो सकती है। और अरे बताना क्यों है? कंफर्मेशन तो तुम्हें करना है ना। क्यों लगेगा? अरे अगर तुम्हें ये लगेगा ही नहीं कि तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, फिर तो बहुत गलत है, क्योंकि हो सकता है ब्लॉक हो सकता है, लेकिन वो क्यों कॉल करेंगे? नहीं, मतलब नहीं। अगर अपन जब कार्ड टैप करते तो वो तब आता है ना मैसेज कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, तो अपन डायरेक्ट जा सकते हैं ना। कहाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, बैंक जा सकते हैं हाँ, ना। तो ये बोलो ना बैंक जाना है। यही तो बोल रहा हूँ मैं कि अगर मैं बैंक जाना है तो ये बोलो, क्योंकि एट द एंड हमारे पास ऑप्शन 2 या 3 ही है। जैसे बैंक जाना, दूसरा कंप्लेन, कस्टमर केयर बात करना, लेकिन इसके अलावा एक और चीज जो आप कर सकते हो जिसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत बार होता है कि बैंक वाले कॉल नहीं उठा रहे हैं, तब क्या करोगे? तो तब घबरा जाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि अगर कोई आपको बोले कि कार्ड ब्लॉक हो गया है, तो कुछ नहीं करना, उसे फोन पे ही बोलना है, ओके नीचे मेरा एटीएम है, चेक करके आता हूँ। इतना तो कर सकते हो। अगर कार्ड ब्लॉक होगा तो एटीएम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसका। लेकिन आप जब उसे बोलोगे ना, तो अगर वो फ्रॉड होगा तो आपको 4 ऐसा कुछ अच्छे वर्ड्स बोलेगा और फोन काट देगा। बात आगे बढ़ेगी नहीं। आई बात समझ में? तो आपको समझना है कि किस जगह पे आप चीजों को ट्विस्ट कर सकते हो, ताकि इंस्टेंट आपको समझ में आ जाए कि फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन बैंक वाले इस तरीके से कॉल कभी जिंदगी में नहीं करते हैं। कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मान के चलिए कि वो फ्रॉड ही होगा। यस, बैठ जाओ।
आई बात समझ में? तो इस चीज को याद रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहला एलिमेंट जो आता है दैट इज कॉल्ड अ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। अगर वो लीक हो गई तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन ब्रीच हो गई, और इंफॉर्मेशन ब्रीच हो गई इसका मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रीच। क्लियर? नाउ द सेकंड थिंग इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? ऑल्टर। डेटा के अंदर चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर चेंजेस हो रहे हैं दैट मींस क्या हो गया? इंटीग्रिटी ब्रीच हो गई। जैसे कि मान लीजिए अगेन इसने मैसेज किया रात में गुड नाइट, ठीक है, और वो मैसेज जैसे सामने वाले पास पहुंचा वो मैसेज कन्वर्ट हो गया ब्रेकअप। अब सोचो क्या होगा अगले दिन इसके साथ। समझ में आ रहा है? तो बस नहीं आया? प्रैक्टिकल देखना है क्या? प्रैक्टिकल तो नहीं हो पाएगा, सॉरी। तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जब डाटा ट्रांसफर हो रहा हो, अगर उसके बीच में किसी ने उस डाटा को चेंज कर दिया तो वो डाटा जो था, जो आपने सेंड किया था, वो ऑल्टर हो गया। तो अगर ऑल्टरेशन हुआ है दैट मींस इंटीग्रिटी ब्रीच हो गई। एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है मैन इन द मिडिल अटैक, जिसके अंदर होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए कंपनी है एग्जांपल के लिए, अब मान लीजिए आप कोई बैंक अकाउंट तो यूज करते होंगे ना, कौन सा करते हैं? मतलब बैंक। कितना अकाउंट है ऐसा क्या हाँ, कार्ड। है? तो कौन सा? एटीएम कार्ड, हाँ, कौन सा? आईडी में आईडी में बता दो। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, अब आईडीबीआई जो है, या फिर मान लो आईडी रिकॉर्ड हो रहा है एसबीआई मान लो, ठीक है, तो अगर जो आप बैंक अकाउंट यूज कर रहे हो, ठीक है, अचानक से आपको दिखाई दे, अब फोन में तो यूज करते होंगे ना उसको, अचानक से आपको दिखाई दे कि उसका जो यूजर नेम है, जो आपका नाम है, वो चेंज हो गया। आपने नहीं किया, कर आप ही सकते थे बिकॉज परमिशन सिर्फ आपके पास थी, लेकिन वो चेंज हो गया। दैट मीन्स कि उसकी इंटीग्रिटी ब्रीच हो गई। आई बात समझ में? कि मान लीजिए आपने कम्युनिकेशन ट्रांसफर करवाया इंटरनेट से, आपने मान लीजिए किसी ने एक मैसेज किया, लेकिन टारगेट के पास जब वो मैसेज पहुंचा एंड पॉइंट में, तो वो मैसेज चेंज हो गया, बदल गया। आपने बोला कैसे हो, वहां पहुंच गया, मर जाओ। तो क्या हुआ? ये मैसेज चेंज हो गया। इसका मतलब उसकी मैसेज जो है वो इंटीग्रिटी जो थी उसकी वो ब्रीच हो गई। जैसे कंपनी का डाटा है, कंपनी के एम्प्लॉय का नाम है, मल्टीपल एम्प्लॉय का नाम है, 1000 एम्प्लॉय को, मैंने सारे एम्प्लॉय का नाम चेंज करके, तो उन एम्प्लॉय का अकाउंट चेंज करके अपने अकाउंट नंबर डाल दिए, तो पैसा किसके अकाउंट में आ जाएगा? इसको क्या कहते हैं? इंटीग्रिटी को ब्रीच करते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये एक प्रॉपर एक केस भी हुआ था इस पे कि शायद आज से 1-1.5 साल पहले की न्यूज थी। इसमें एक पर्सन ने एक वेबसाइट बनाई थी जिससे वो बुक सेल करता था। अब उसमें इतना पैसा था नहीं कि लाइक एक प्रॉपर एप्लीकेशन टाइप बना दे, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक दिमाग लगाया कि उसने जो बुक्स थे वो एड्रेस पर प्रॉपरली स्पीड पोस्ट से भेजता था, और उसने अपनी वेबसाइट पे ही एक क्यूआर कोड लगा दिया था। ठीक है, तो आप क्यूआर कोड पे पेमेंट करो, स्क्रीनशॉट प्रोसेस करो, और वो बुक किसी अटैकर ने किया, क्यूआर कोड उसका चेंज किया, अपना क्यूआर कोड लगाया, पैसा इस पे जा रहा है, तो उसके खिलाफ कंप्लेन डाल दी बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि पैसा वो किसी को भेज नहीं रहा था, क्योंकि उसके पास आ ही नहीं रहा था। तो जब कंप्लेन डाली तब पता चला कि उसका अकाउंट जो था, जो क्यूआर कोड था, वो फेक हो गया, एक तरीके से ट्रैप कर दिया। और ये चीज तो बाद में बहुत हुई थी। आपको पता होगा पुणे में ये केस हुआ था, जिसके अंदर एक टेम्पल के अंदर किसी ने अपने 2 क्यूआर कोड लगा दिए थे, और रोज उसको पैसे आ रहे थे। अगर आप सोचो, अब सोचा पुणे में यार कितने मंदिर है पुणे के अंदर, तो ठीक है ना। अब मान लो कि मंदिरों पे जाके घटिया काम है वैसे ही है, और मंदिर छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ चलो मंदिर तब भी एक कुछ होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे क्राइम मत करो। पुणे में आप देखो ऐसी ऐसी दुकानें आपको मिलेंगी ना, ऐसे चाय वाले आपको मिलेंगे जब भीड़ ही भीड़ है, उसको पता भी नहीं चल रहा है कि आधे लोग पैसे देके भी आ रहे हैं नहीं देके आ रहे हैं, और उसके बीच में अगर मैं अपने क्यूआर कोड लगा दूं तो, और ऐसे अगर मान लो 6, 7, 10, 20 दुकानों पर लगा दिए, तो मस्त घर बैठे रेंट आ रहा है मेरे को। हर सेकंड में मेरा फॉर्म बचेगा, 12 रुपए क्रेडिट, 13 रुपए क्रेडिट, 15 रुपए क्रेडिट। और ऐसे आपको पता है उसके लाइक बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है क्राइम, क्योंकि भीड़ इतनी है, कहाँ देख रहा है, कौन देख रहा है किसका क्यूआर कोड है किसका नहीं है। और नाम आपको पता है, कुछ भी रख सकते हो, जो मैं नाम रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ, बस क्यूआर कोड हटा के अपने चिपका देना, बात खत्म।
तो ऐसा देखो पीक पीरियड में जाओ लगा दो, बाद में हटा दो, ये होता है थोड़ी दिक्कत। तो और जितने भी इस लेवल के दुकानें होती है, लाइक शॉप्स होती है जिसमें भीड़ बहुत बढ़ती है, वहां पे वो भी काम नहीं करता है, फिर जो बोलता है ना वो क्योंकि वो एक लंबे बात बोलता है, वो बहुत एक लंबे, लाइक इतने रुपए क्रेडिट हुए धन्यवाद, इतने में तो यहाँ 20 अकाउंट में लाइक लोगों ने पे कर दिया, तो वो एक दिक्कतें आती है। तो वो चीजें बहुत मैटर करती है किस तरीके से फंक्शंस वर्क करता है। तो इंटीग्रिटी का मतलब याद रखिएगा कि कोई भी एक तरीके से अनवांटेड चेंजेस हो जाना कहलाता है इंटीग्रिटी में चेंजेस का। आइए बस है। इसके बाद आता है लास्ट वन विच इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। तो देखो मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन जो सिक्योरिटी है उसके ये 3 पिलर्स हैं, इनमें से एक भी गया तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। 2 पिलर है कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी, और 3rd पिलर है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो जिसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए थी एटलीस्ट उसके लिए तो अवेलेबल है। कि मान लीजिए अगर आपने किसी पर्सन को एक मैसेज किया, उस टाइम पे अगर व्हाट्सएप डाउन हो गया, आपने देखा व्हाट्सएप अगर डाउन हो जाता है, इन जनरल तो नहीं होता है लेकिन किसी भी रीजन की वजह से डाउन हो गया और अब आपका मैसेज वहां पे पहुंच नहीं पा रहा, आप चाहते हो उस मैसेज को उसको करना लेकिन वो अवेलेबिलिटी वहां पे नहीं है, इसका मतलब क्या है? अगेन इसका मतलब यह है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रीच होगी। बहुत बार आप बैंक के उसमें जाते हो, अपने बैंक अकाउंट पे जाते हो और आप देखते हो कि बैंक अकाउंट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, मल्टीपल एरर्स आ रहे हैं आपको, तो उसका मतलब है अवेलेबिलिटी। अब देखो अगर वो जेन्युइन रीजन है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप रात में कुछ तो 12 बजे से 12:20 के बीच में आपकी मोस्टली बैंक्स जो होती हैं वो उसमें चली जाती है एक तरीके टेस्टिंग और बाकी कामों में, तो अगर उस टाइम पे आप करोगे तो फिर वो अवेलेबिलिटी में नहीं आएगा, अवेलेबिलिटी ब्रीच हो गई है ऐसा नहीं आएगा, वो टाइम तो उन्होंने पहले से ही प्री डिफाइन कर रखा है ना उस चीज के लिए। तो बहुत बार आपने देखा होगा आपकी बैंक आपको हफ्ते पहले मैसेज कर देती है कि इस दिन हमारा टेस्टिंग टाइम है तो इस दिन बैंक डाउन रहेगा, तो वो चीज फिर अलग हो गई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल पीरियड ऑफ टाइम पे अगर आप अपना बैंक अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, जो आपकी अवेलेबिलिटी थी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, दैट मींस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कुछ तो ब्रीचेस आ गए हैं, ठीक है ना। इससे के अलावा मान लीजिए कोई कंपनी है उसमें एक अकाउंटेंट आया या एक एडमिन आया, एडमिन को यूजर आईडी पासवर्ड दिया, उसने प्रॉपर्ली डाला, एक्सेस नहीं हो रहा है, अगेन किसकी वजह से? अवेलेबिलिटी ब्रीच होने की वजह से। अवेलेबिलिटी अगर ब्रीच हो गई दैट मींस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। तो आपको इस चीज को याद रखना है कि जब भी हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, तो पूरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो बिल्डिंग है वो 3 इन पिलर्स पे डिपेंडेंट है, समझ में आ गया? तो ये पिलर्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है? मैंने आपको बताया किसी भी कंपनी के लिए उसकी इंफॉर्मेशन बहुत मैटर करती है, तो उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी मैं काम कर रहा हूं, जो भी टूल्स यूज कर रहा हूं, जो भी प्रोसेस यूज कर रहा हूं, ऑल फंक्शन कम्स अंडर अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर ये 3 है पिलर, और ये इतना इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं कि सबसे ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। कोई डाउट किसी को? आ जाओ। अरे कौन है भाई? और कर लेते। यस ऑनलाइन गाइस, किसी कोई डाउट इसमें? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या इसमें कोई डाउट किसी को? और देखिए साइबर सिक्योरिटी है, जब भी हम लोग बात करते हैं इस चीज के बारे में, तो जब भी साइबर सिक्योरिटी कहीं भी आप टर्म सुनोगे तो अगर साइबर सिक्योरिटी में मल्टीपल ब्रांचेस आती हैं या फिर मल्टीपल ऐसे प्रोफाइल्स आती हैं जिनमें आप फ्यूचर में जा सकते हो। जैसे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक प्रोफाइल है, देन डाटाबेस सिक्योरिटी एक प्रोफाइल है, मालवेयर एनालिसिस एक प्रोफाइल है, इंसिडेंट रेस्पॉन्स एक प्रोफाइल है, डीएफआईआर एक प्रोफाइल है, देन उसके बाद थ्रेट इंटेलिजेंस एक प्रोफाइल है, एग्जैक्टली सॉक एक प्रोफाइल है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक प्रोफाइल है, देन रेड हैट टीमिंग एक प्रोफाइल है, ब्लू हैट जो इसमें सॉक के टाइप की है। तो देयर मल्टीपल प्रोफाइल्स जो आप जा सकते हो, सारी की सारी किसके लिए काम करते हैं? सिर्फ एक ही चीज के लिए काम करते हैं, व्हिच इज कॉल्ड अ सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा कि सिक्योरिटी में मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं CIA, तो इसको याद रखना।
इधर वो मैं मेहनत नहीं ना पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो अरे अरे इतनी ईमानदारी मत दिखाओ यार इनके साथ। मुक्ति, ठीक है ना। तो अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी को लेके। अगर तो देखिए, अगर सिक्योरिटी को लेके बात आती है तो सबसे पहली चीज आती है कि अभी जैसे मान लीजिए मेरा लैपटॉप रखा है आपके सामने। सिक्योरिटी का मतलब है कि हाउ यू कैन मेंटेन आ सीआईए। तो सीआईए को मेंटेन रखने के लिए सिक्योरिटी तो चाहिए, बिना उसके ऐसे रख पाओगे। तो सिक्योरिटी में तीन सबसे मेजरली प्रोसेस आते हैं। पहला है फिजिकल सिस्टम और तीसरा प्रोसेस। तो याद रखना कि ये जो पहले तीन दो हैं, दिस वन, ये आते हैं आपके प्री अटैक सिक्योरिटी के अंदर। प्री अटैक सिक्योरिटी का मतलब अटैक होने से पहले का पार्ट। प्रोसेस जो है ये आता है आपके अटैक होने के बाद में, पोस्ट। ठीक है ना। तो क्या मतलब है इन सबका, जरा समझ लेते हैं। देखो, ये आपके सामने पहले एक लैपटॉप रखा हुआ है। अब बात आती है कि लैपटॉप में मल्टीपल इंफॉर्मेशन है। मेरी इंफॉर्मेशन मतलब ऐसा डाटा जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस इंफॉर्मेशन को मुझे सीक्रेट रखना है, या फिर मैं चाहता हूं कि वो इंफॉर्मेशन ब्रीच ना हो, या कोई उसको देख ना ले, या कोई उसको हैक ना कर ले, लीक ना कर दे, कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए मुझे ये सिक्योरिटी वाले मेजर्स यूज करने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहला आता है फिजिकल सिक्योरिटी। अब एक बात बताओ, कोई इस लैपटॉप को लेके भाग जाए तो उसके अंदर पड़ा हुआ डाटा भी तो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर ये लैपटॉप को लेके चले गया तो इसके अंदर पड़ा हुआ डाटा भी गया काम से। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए मैंने क्या कर रखा है, कैमरे लगा रखे हैं, बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा रखा है। बैठाया नहीं है, नहीं है। हाँ पता है मुझे नहीं है, एक रियल सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, जस्ट जनरल बात। ऐसा मत मानो कि बैठा ही रखा है, लेकिन लेके नहीं जाता होगा, कैमरा लगा हुआ है। ठीक है ना। लेकिन आपने अगर कोई भी बड़ी कंपनी में अगर कभी गए हो, या किसी भी एमएनसी में जाइए, या नॉर्मल किसी कंपनी में जाइए, आप देखिए हर कंपनी में आपको एक चीज नोटिस होगी कि उन्होंने हर जोन, यानी कि जोन मतलब एरिया जो कंपनी के अंदर का है, कहीं पे भी ब्लैक पॉइंट अवेलेबल नहीं होता। ब्लैक पॉइंट का मतलब कोई भी ऐसी जगह जिसको कैमरा नहीं देख पाए। कैमरे को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो पूरे रूम में, पूरे सेटअप, हर जगह का फोटो को क्लियरली कैचअप कर ले। रीजन क्या है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी पर्सन कंपनी के अंदर से अगर कोई हार्डवेयर डिवाइस को निकाल के ले जाए, क्या कर लोगे। तो इंफॉर्मेशन हार्डवेयर डिवाइस के अंदर ही तो है। तो अगर हार्डवेयर डिवाइस ही चली गई तो इंफॉर्मेशन बच जाएगी। समझ में आ रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर शरीर खराब है तो आत्मा कभी अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है ना। आप कितना भी कर लो, तो इस चीज को याद रखिएगा कि कैमरा हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, या फिर आपने बहुत सारी कंपनी में देखा होगा बायोमेट्रिक यूज किया जाता है, या फिर बहुत सारी कंपनीज में जैसे अगर आप देखिए जहां पे डाटाबेस होता है ना, उसको एक सेपरेट जोन बनाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वर रूम्स। और डाटाबेस है तो वहां पे सर्वर रूम्स होता है। अगर नोटिस करेंगे वहां पे हर किसी को अलाउ नहीं किया जाता है एंट्री करना। जो सर्वर ठीक करते हैं, सर्वर मैनेजर हैं या हैंडलर हैं, सिर्फ वही वहां पे एंटर कर सकते हैं। और वो भी एंटर करने से पहले प्रॉपर उनका बायोमेट्रिक वहां प्रोसेस किया जाता है। उसका रीजन क्या है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी सर्वर रूम में एंटर कर जाए और वहां से इन्फॉर्मेशन को खराब कर दे, या इन्फॉर्मेशन को निकाल दे, या एक तार भी आया उसने खींच दिया, सर्वर तो डाउन हो जाएगा। सर्वर डाउन होने का मतलब पूरी वेबसाइट गई काम से, तब भी तो आपकी अवेलेबिलिटी नहीं जाएगी। तो बताने की बात यह है, कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, बायोमेट्रिक और जितने भी अलग अलग फंक्शंस हैं, इन सबका मेन पर्पस क्या है, सिक्योरिटी मेंटेन करना। जैसे ये एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे ज्यादा नहीं होता, एटीएम तो आप गए होंगे ना, वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, वॉचमैन भी खड़ा होता है। यहाँ मैंने वॉचमैन नहीं कभी देखे हैं, लेकिन आओ हमारे यूपी साइड में वहाँ पे खड़े होते हैं। वहाँ पे रीजन क्या होता है ना, कि हमारे यहाँ पे एटीएम को ले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए वहां पे सिक्योरिटी गार्ड। और कैसा होता है, कभी कभार तो कुछ कुछ केस ऐसे भी आए हैं जिसमें सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो मशीन के साथ सिक्योरिटी गार्ड को भी ले गए। तो बाद में कैमरे ने बताया कि भाई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है यहाँ पे। तो खैर ऐसा होता है, क्या कर सकते हैं। तो कैमरा हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, ये बैंक क्यों लगा रहा है, क्यों यूज कर रहा है, उसका पर्पस है। उसको पता है वो एटीएम जो वहां पे रखा हुआ है ना, वो बैंक की प्रॉपर्टी है। अगर उसमें कुछ भी दिक्कत आई, हार्डवेयर डिवाइस है वो,
और आपको पता है बैंक का एटीएम होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपके सर्वर्स के साथ में। और कुछ कुछ बैंक्स तो अगर मान लीजिए मशीन यहाँ पे सर्वर्स अटैच करके वहां पे लगा के रखते हैं, तो इनमें कुछ भी अगर दिक्कत आएगी तो बैंक का बहुत नुकसान हो सकता है। तो बताने की बात यह है कि वहां पे कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, इन सबकी नीड है, क्योंकि उस फिजिकल डिवाइस को सिक्योर रखना जरूरी है। अगर फिजिकल डिवाइस चले गया तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो भी ब्रीच हो जाएगा। जैसे कि कोई अगर लैपटॉप लेके भाग गया तो वो लैपटॉप के साथ साथ उस लैपटॉप के अंदर पड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन चली गई। और मेरे लिए भले ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लैपटॉप नहीं है, लेकिन चली तो वो भी गई ना साथ में। तो उसको प्रोटेक्ट करना मेरे लिए बेटर करता है, इंपॉर्टेंट है। और उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी यानी फिजिकल डिवाइस की सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, कैमरा, या फिर एंट्रिंग के लिए किस किस के कौन किस किस को एक्सेस देना है, अब वो भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को टीसीएस में जाना है, कंपनी है, मैं ऐसा मुंह उठा थोड़ा चले जाऊंगा, बताने नहीं देंगे। उसके लिए प्रॉपरली ऑथराइज परमिशन चाहिए, कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कंपनी के अंदर का है, जिसको जो मुझको एज अ विजिटर ले जाओ। वो भी आपको पता है विजिटर का भी जो एक्सेस है वो एक लिमिटेशन एरिया में होता है, बस हर जगह नहीं आ सकता विजिटर। यहाँ तक कि उनका जो पर्सनल एम्प्लॉय भी होगा ना, वो भी हर जगह नहीं आ सकता है। तो सारी कंपनी ये सब काम क्यों कर रही है, बिकॉज ऑफ मेंटेन सिक्योरिटी। इन्फॉर्मेशन को बीच करना होना कितना टाइम लगेगा, पेंडल ले जाऊंगा, लगाऊंगा लैपटॉप से सब निकाल लूंगा। ये चीज बहुत मैटर करती है। जैसे कि अगर आपको पता हो टीसीएस हो गया, आईबीएम हो गया, आपको पता है ये लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो इनकी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि टीसीएस ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, आईबीएम ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और उसका रीजन क्या है कि अगर वो अवेलेबल होगा तो अटैकर अटैक करेंगे, उस पर ब्रीचेस वल्नरेबिलिटीज निकालेंगे और बाद में वहां पे अटैक करेंगे। इसलिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ वो लोग अपने एनवायरनमेंट में यूज करते हैं, बाहर किसी को पता ही नहीं है उसके बारे में। और इसके बारे में पता ही नहीं है उसे हैक करोगे। समझ में आया? तो इसको याद रखना। सेकंड है सिस्टम। आपको मुझे बताएगा सिस्टम का मतलब क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, ये लैपटॉप रखा हुआ है, कैमरा भी है, बाहर वॉचमैन भी खड़ा है, सब कुछ ठीक, लेकिन उसके बाद भी एट द एंड मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, डाटा, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर क्या करती थी, इंफॉर्मेशन। वही लीक ना हो इसीलिए मैंने फिजिकल डिवाइस की सिक्योरिटी रखी थी, ठीक है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन तो कोई इस सिस्टम को हैक करके भी निकाल सकता है। जरूरी थोड़ी ना है कि इस सिस्टम को लेके भाग जाएगा तभी इंफॉर्मेशन लीक होगी। इंफॉर्मेशन तो किसी ने सिस्टम को हैक कर लिया तब भी गई काम से। तो हाउ वी कैन मैनेज ऑल ऑफ दीज दोस थिंग्स, जिसके बेसिस पे आई विल प्रोटेक्ट माय सिस्टम। तो उस फंक्शन के लिए मैं यूज करता हूं देयर आर मल्टीपल सिक्योरिटी जो कि नेटवर्क लेवल पे मेरे को प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस लाइक एंटीवायरस या डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइक एंटीवायरस, फायरवॉल और अदर प्रोसेस। नाउ सबसे पहली चीज आती है कि ये सब होता क्या है। तो आप में से कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फायरवॉल। नेटवर्क ट्रैफिकिंग को मैं कौन सा बाहर जा सकते हैं, कौन सा अंदर आ सकते हैं, फिल्टर करने का। ओके, ऑन विच बेसिस, कैसे फिल्टर करते हैं, रूल्स। ओके बढ़िया। आपका नाम क्या है? यूसुफ। यूसुफ, लाइक पहले कुछ पढ़ा है किसी ने या कुछ ऐसा? नहीं, फर्स्ट क्या करते हो कॉलेज? क्या किसमें हुआ ग्रेजुएशन? बीएससी, डीसीएस, कौन से कॉलेज से? कॉलेज। ओके हाँ, क्या होता है फायरवॉल? यस यू। देखो एंटीवायरस से प्रोटेक्ट, वायरस बात यह है कि प्रोटेक्ट करता कैसे है, ठीक है। और इसने मेरे को बताया कि रूल सेटअप किया जाता है। आईडीएस पता क्या होता है?
और एंटीवायरस। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मेरे लैपटॉप में किसी ने पेन ड्राइव लगाई और एक मालवेयर मेरे सिस्टम में एंटर कर दिया, कैसे बचूंगा? है नहीं, गरीब आदमी, कहाँ एंटीवायरस मेरे पास। फायरवॉल ब्लॉक कर देता फायरवॉल ब्लॉक कर देगा या नहीं करेगा? करेगा। सब बोल रहे हैं हाँ, इसलिए हाँ मत बोलो, हो सकता है कि सब गलत हो, ठीक है ना? तो हूँ। अगर उसमें कुछ होगा तो बता देते हैं, एक्सेप्ट रिस्क है। नहीं बताता है, वार्निंग वगैरह देते हैं ना। और ध्यान से सुनना इस चीज को। हमको लगता है ऐसा कि बता रहा है वो कुछ, आगे वो कुछ नहीं कर, स्कैन कर सकते हैं। नहीं नहीं कुछ भी नहीं कर सकते। अब सुना हुआ ध्यान से, फायरवॉल का ही काम ही नहीं है। फायरवॉल सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिर्फ कहाँ पे? नेटवर्क लेवल पे। कोई पेन ड्राइव लाके आपके सिस्टम में कुछ एंटर कर देगा, तो इस केस में एंटीवायरस गरीब आदमी नहीं है यार, समझो। अगर कोई पेन ड्राइव लाके आपके सिस्टम में अटैच कर दे, तो इस केस में जो आपको बचाएगा दैट इज योर रियल टाइम प्रोटेक्शन विच इज कॉल्ड अ डिफेंडर। अब इस चीज को याद देखो, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एंटीवायरस है, सॉरी ये डिफेंडर है। यहाँ पे जाइए वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन में, और दूसरा ये रियल टाइम प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है। पहली बात ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना? मुझे पहले बार बंद किया था, अपने आप चालू हो जाएगा। तो इसकी एक खास बात होती है डिफेंडर की, अगर आपकी पेन ड्राइव कोई भी अटैच किसी ने की, चालू हो जाएगा, चालू होकर स्कैन कर देगा अपने आप, और उसमें कोई वायरस होगा रिमूव कर देगा। लेकिन जब बात आती है किसकी, फायरवॉल की, तो ये देखिए ये है फायरवॉल। फायरवॉल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रोटेक्शन देता है? सिर्फ नेटवर्क पे। फिर वो लोकल हो, पब्लिक हो, डोमेन हो, एनीथिंग, उससे कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन वो सिक्योरिटी कहाँ देगा? सिर्फ नेटवर्क लेयर पर। तो इस चीज को याद रखना, इस चीज में कंफ्यूज मत करना कभी भी, ठीक है ना? अब जरा इससे देखिए, इस चीज को देखिए। तो मैं आपको कुछ चीजें पढ़ा समझा देता हूँ आज। एक है फायरवॉल, और दूसरा है आईडीएस, एक है एंटीवायरस। अब ये कहाँ कहाँ किस किस लेवल पर यूज किया जाता है, पहली बात याद रखना, फायरवॉल्स जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं इन जनरल। एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। तो जब भी कोई आपको हार्डवेयर फायरवॉल की बात बोले, पहली बात, हार्डवेयर फायरवॉल इंडिविजुअल को यूज नहीं करता, वो यूज होता है पूरे इन्वायरमेंट, यानी कि पूरी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। और वो प्रॉपर एक मशीन होती है जो 4, 5, 10, 20 लाख तक भी आ सकती है, ठीक है? तो जैसे आपने सुना भी होगा, जैसे सिस्को का फायरवॉल आता है, या फिर सुफस, एक कंपनी सुफस नाम है, क्या नाम है, मैं नाम बोल रहा हूँ। मेराकी का भी अपना एक आता है, और पूरे का पूरे कोर्सेज भी है, जैसे कि पैलो अल्टो है, उसका पूरा फायरवॉल। तो ये मल्टीपल फायरवॉल्स हैं। अब देखो किस तरीके से लगे होते हैं। सपोज करो ये एक एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, कंपनी का। यहाँ लगा है राउटर, ये है आउटर राउटर, यहाँ पे है फायरवॉल, ये हार्डवेयर फायरवॉल। यहाँ लगा होता है आईडीएस, आईडीएस है आपका सॉफ्टवेयर डिवाइस। यहाँ है राउटर, यहाँ से अलग अलग स्विचेस जो है वो अटैच्ड है राउटर के साथ में, ठीक है ना? तो ये अलग स्विचेस अटैच्ड है। मान लो इस स्विच के ऊपर आपके सर्वर रखे हुए हैं, और सर्वर वेब सर्वर। अच्छा वेब सर्वर रखा है, तो यहाँ पे लगा होगा लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर के आगे जो प्रोसेस होता है, एक सेकंड, लोड बैलेंसर थोड़ा सा गैप नहीं है यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए, ठीक है? यहाँ लगा होता है वैफ। वैफ पता क्या होता है? वैफ इज वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है ना? जिसका पर्पस सिर्फ वेब एप्लीकेशन को लेके होता है। अब इसमें कुछ चीज समझ जाइए। अब यह मान लीजिए मेरी एक एचआर टीम बैठती है, अकाउंट टीम बैठती है इस पे, इसके पास 6 सिस्टम है, इसके पास 5 सिस्टम है। ये है साइबर सिक्योरिटी टीम, इसके पास भी 10 सिस्टम है, ठीक है ना? तो ऐसा है। इन सबको कहा जाता है एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, क्लियर? अब बात आती है सिक्योरिटी की, तो सबसे पहला जो सबसे प्राइमरी लेवल की सिक्योरिटी होती है विच इज कॉल्ड अ फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है जो किसी भी पर्सन, किसी भी ट्रैफिक को, किसी पैकेट को नेटवर्क पे आने से
जब नेटवर्क पे कोई पैकेट आता है तो उसको प्रोसेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स जो कि आपने उसके अंदर सेटअप किया है। तो जो भी आपने रूल्स इस फायरवॉल को दिए हैं, ये सारे पैकेट जो अंदर आएंगे या सारे पैकेट जो बाहर जाएंगे वो उस रूल के हिसाब से जाएंगे जो आपने यहाँ पे सेटअप कर दिए। रूल हमेशा सेटअप होता है सिर्फ 3 फंक्शन के बेसिस पे, जिसमें सबसे पहला आता है आईपी, दूसरा होता है पोर्ट और तीसरा होता है प्रोटोकॉल। आईपी पता है, यानी कि आप फायरवॉल के अंदर किस आईपी को आपको परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी, किस रेंज ऑफ आईपी को परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी, वो सेटअप कर सकते हो। पोर्ट मतलब क्या होता है? अंदर आने का। देखो याद रखना, पोर्ट का मतलब होता है गेटवे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब HDMI, USB, देखिए, और लाइक CD, DVD, देन ईयर प्लग, देन योर चार्जिंग पोर्ट, ऑल आर कॉल्ड पोर्ट्स। यानी कि वो गेटवे जिससे कि आप सिस्टम में एंटर कर रहे हो और बाहर जा रहे हो। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो होते हैं टोटल हमारे पास कितने? 65,535 है। तो 65,535 हमारे पास सॉफ्टवेयर पोर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू आप सिस्टम में अंदर जा सकते हो, डाटा निकाल सकते हो, बाहर आ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और ये पोर्ट का मतलब है क्या, कहाँ से आया, इस चीज को याद रखना। आपको पता है आज से हजारों साल पहले बिजनेस इस दुनिया में किससे होता था? तो मैं बताने के लिए बैठा हूँ ना, तो गैस तो करने दे लोगों को। कॉइन्स? रास्ते से रास्ते तो थे ही नहीं भाई, शिप से होता था। रास्ते होंगे लेकिन कंट्री 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 कहाँ से जाओगे? शिप्स। शिप जहाँ पे रुकता है उसे क्या कहते हैं? है ना? आप मान लो किसी कंट्री से इंडिया के अंदर आ रहे हो फ्लाइट से, जहाँ पे उतरते उसे क्या कहते हैं? एयरपोर्ट। समझ में आया? पोर्ट का मतलब गेटवे, यहाँ से आप एंटर कर रहे हो, यहाँ से आप एग्जिट कर रहे हो किसी और कंट्री के लिए। ठीक है ना? तो इस चीज को याद रखना कि पोर्ट सेम तरीके से सिस्टम में भी सेम चीज है, यहाँ से एंटर या एग्जिट किया जाता है। तो अब बात आती है यहाँ पे सबसे मेजरली कि जैसे कि मैंने आपको बताया फायरवॉल, तो फायरवॉल जो है हमेशा 3 बेसिस पे उस पर रूल लगा सकते हो। जैसे कि आईपी हो गया, पोर्ट हो गया और प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब आपने बोल दिया कि सिर्फ HTTPS वाले कनेक्शन आएंगे, HTTP वाला नहीं आएगा। या आपने बोल दिया SSH जो प्रोटोकॉल है उससे कोई एंट्री नहीं कर सकता। ये सब क्या हो गए? ये सारे के सारे आपके प्रोटोकॉल्स हो गए। तो या तो आप प्रोटोकॉल के बेसिस पे बता सकते हो, पोर्ट के बेसिस पे बता सकते हो, या फिर आईपी के बेसिस पे। 3 तरीके हैं जिससे कि आप रूल सेटअप कर सकते हो फायरवॉल के ऊपर। ठीक है, तो फायरवॉल हमेशा काम करता है रूल बेस्ड पे। फिर आता है आईडीएस। आईडीएस काम करता है सिग्नेचर बेस्ड पे। अब देखो फायरवॉल ये काम करता है कि फायरवॉल को जैसे आपने रूल लगा दिया, अब उस रूल के हटके अगर कोई भी आएगा तो वो अंदर आने ही नहीं देगा। जैसे आपने फायरवॉल को बोल दिया कि 192.168.1.21 ये एक आईपी मान लो, ये प्राइवेट आईपी लिख दी है, पब्लिक आईपी मान लो, उसको आपने डाल दिया कि इस आईपी से कोई एंटर ना कर पाए। अब इस आईपी से कोई आना चाहेगा ना तो वो एंटर नहीं करने देगा फायरवॉल, क्योंकि ये फायरवॉल का फितरत है, फंक्शन ही फायरवॉल का पूरा इस चीज पे बेस्ड है। लेकिन ये है उसका रूल, जो कि अगर रूल के अकॉर्डिंगली कोई नहीं आया तो वो उसको रोक देगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि रूल को बाईपास किया जा सकता है, और इसीलिए हमें एक और सिक्योरिटी लगानी पड़ती है विच इज कॉल्ड आईडीएस, और वो काम करता है सिग्नेचर के बेसिस पे। सिग्नेचर क्या होता है? तो सिग्नेचर का मतलब आप एक तरीके से मान सकते हैं जैसे कि कोई भी मालवेयर फाइल है, कोई भी मैलिशियस फाइल है, उन सबके कुछ हैशेस बनते हैं, उन सारे हैशेस को डाटाबेस में डाल के रखा जाएगा। या फिर कोई भी मालवेयर है उसको मल्टीपल ये लोग बिट्स एंड पीसेस में डाल देंगे और उनमें से एक छोटा सिग्नेचर लगा के अपने डाटाबेस में रख लेंगे। या फिर कोई भी जो नए नए एंटीवायरस आपको दिखाई देते हैं मार्केट के अंदर, उन्होंने मल्टीपल अपने सिग्नेचर्स को ऑलरेडी डाटाबेस में अटैच करके रखा हुआ है, मैं उन सिग्नेचर को वहां से उठा के इस पे डाल दूंगा। तो अब क्या होगा कि कोई भी मालवेयर जो मेरे नेटवर्क में आ रहा है, अगर उसके सिग्नेचर से मेरे यहाँ पे पड़ा हुआ सिग्नेचर मैच कर जाएगा तो मैं मान के चलूंगा कि वो भी मालवेयर है, और जैसे वो होगा। लेकिन आईडीएस के साथ दिक्कत ये है कि आईडीएस डिटेक्ट तो कर लेगा लेकिन रिमूव नहीं करेगा। आईडीएस सिर्फ मालवेयर से रिलेटेड अलर्ट जारी करता है। तो वो क्या करेगा, इस मालवेयर को लेगा, अगर उसे मालवेयर लेगा और एक नए सिस्टम पे जाके उसको डाल देगा। ये एक एनोनिमस सिस्टम है जहां पे जाके आप मालवेयर को टेस्ट कर सकते हैं। तो इस मालवेयर को लेगा और इसका रास्ता बदल के इसको यहाँ पे डाल देगा,
यहाँ पे जाके आप बाद में टेस्ट कर लोगे और पूरी लाइक आपके डिपार्टमेंट है, लाइक साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट, उन सबको अलर्ट कर देगा। ये मेजरली काम होता है आपके आईडीएस का। और फिर आता है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस लगाया जाता है हर एक सिस्टम में, ये जो एम्प्लॉय के सिस्टम है इन सबके सिस्टम में। अब एक बात मुझे बताइए, इतनी सिक्योरिटी हमने लगा दी, अब एंटीवायरस की जरूरत क्या पड़ रही है लगाने की? ये तो फालतू पैसा खर्चा है या नहीं है? अच्छा कुछ तो होगा, मतलब मैंने बताया था इसीलिए बताऊंगा ना ऐसे। सही है, ये भी ठीक है। तो आईडीएस सॉरी डिटेक्ट करता है, तो आईपीएस वगैरह होगा ना आगे प्रिवेंट करने के ऐसा कुछ नहीं होता जनरली, अगर किसी को आईपीएस यूज करना पड़ता है तो आईडीएस यूज नहीं होता। और जो आईपीएस वाले टूल होते हैं उन सब में आईडीएस आईपीएस दोनों की फंक्शनलिटी होती है। समझ में? देखो सिंपल सी बात है, आपने कहावत तो सुनी होगी कि घर का बेदी लंका ढाए, घर का बेदी लंका ढाए, यानी कि जो धोखा होता है वो हमेशा अपने देते हैं। सुना है नहीं सुना? खाया है? चलो अच्छी बात है। अब इसका मतलब भी समझ लो और ये रियलिटी है। देखो मैं ना कितना भी बाहर वालों से बच गया, एक बाहर वाले कितना भी अटैक मुझे करना है मैं बच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मेरे एक एम्प्लॉय ने कोई ऐसी एप्लीकेशन सिस्टम के अंदर भेज दी और अपने ही नेटवर्क से भेज दी, तो इतनी सिक्योरिटी करने का सारा काम बर्बाद है। आपकी कंपनी में एम्प्लॉय है, कोई ऐसा सुनना है कि बिल्कुल माथे पे नाम लिखवा के आ गए हैं, वो सत्यवादी है, कुछ भी कर सकते हैं। आप उसे 20,000 रुपए दे रहे हो, बाहर से कोई उसे 1 करोड़ रुपए दे देगा तो पूरी कंपनी दिखलाने के लिए, वो तो कर रहे काम 1 मिनट में। अब क्या कर लोगे उस केस में? सिक्योरिटी सिर्फ बाहर से करी जाए जरूरी नहीं है, मेजरली तो इंटरनल सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, सारे सिस्टम्स में एक एंटीवायरस यूज किया जाता है कि ये लोग भी अगर कुछ भी चीज ऐसा यूज कर रहे हो, लाइक मान लीजिए कोई मैलिशियस फाइल डाउनलोड कर रहे हो, मैलिशियस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, या मैलिशियस किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हो, तो अभी यहाँ पे अलर्ट जनरेट होगा या इनको रोका जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरस। आई बात समझ में? तो इस चीज को याद रखिए क्योंकि ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फायरवॉल और आईडीएस किस लेवल पे फंक्शन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया फायरवॉल का काम क्या होता है, रूल्स जो आपने बना दिए उसके अकॉर्डिंगली रोकना आने वाले जाने वाले। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा इससे। आप लोग शादी में तो गए होंगे, बिना बुलाए गए हो? हाँ नहीं गए कभी? जिंदगी नहीं जीतूंगा मैं तो, जितनी जिंदगी में शादियां ईमानदारी से नहीं की उससे ज्यादा ईमानदारी से की। तो असली मजा तो उसी में यार, जब ये ऐसा होना कि खाना खा के पिट सकते हो तुम, ये खौफ हो तुम्हारे अंदर, तब खाना खाने का मजा अलग होता है। खैर मान लीजिए शादी हो रही है, ठीक है। अब उसने अगर मान लीजिए किसी से पूछा कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि ये जो फोकट वाले लोग हैं उनसे बचा जा सके, तो उसने बोला एक काम कर, कार्ड जो है कंपलसरी कर दे। ठीक है, तो ये क्या बना दिया उसने, एक रूल। ठीक है, जो फायरवॉल काम कर रहा है कि जो भी अंदर आएगा वो कैसा आएगा, इस कार्ड के साथ। अगर कार्ड के साथ नहीं है तो उसे एंटर नहीं होने दिया जाएगा, बिकॉज रूल है ये शादी का। क्लियर? लेकिन रूल के साथ दिक्कत क्या है, वो बाईपास हो सकते हैं, जैसे कि हम करते थे। नहीं जेरोक्स तो नहीं यार, ये तो हद हो जाएगी। लेकिन लाइक हम क्या करते थे, देखो सब लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहला शादी का कार्ड जो होता है फर्स्ट वो कहाँ देते हैं, मंदिर में, और वहीं से उठा देते हैं। अब मंदिर में रखा हुआ है, भगवान तो जाने से वहां पे कौन जाएगा, पंडित जी जाएंगे, और पंडित जी को कोई पता नहीं करने वाला है, तो कौन जाता था उनकी जगह? तो कार्ड उठा देते, अपना नाम लिख लिया उसके ऊपर, और ईमानदारी से, शक तो होना ही नहीं चाहिए, प्रॉपर कार्ड लेके जाते हैं। अंकल ये शादी यहीं पे है ना? अंकल बोलते। और देखो इस दुनिया में याद रखना, नॉर्थ में तो हद से ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी आप कहीं भी चले जाना, कोई ना कोई किसी भी अंकल के एक ना एक दोस्त तो होगा जो शर्मा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका कोई दोस्त शर्मा ना हो। ठीक है ना, क्योंकि एक ऐसे सरनेम है जो जनरली हर जगह पे आपको मिल जाएगा। हाँ मैं शर्मा जी की लड़की, बात ही खत्म हो जाती है वहां पे। ठीक है ना, तो बहुत ऐसा रिश्ते बन जाते हैं। अब मान लीजिए ये प्रोसेस से मैंने क्या किया, इसको बाईपास कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, फायरवॉल को बाईपास करना इतना मुश्किल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा उतना आसान है,
ऑब्वियसली बात है कि रूल सेटअप अगर आप बहुत डिफरेंट टाइप से करोगे तो आप बहुत हद तक रोक भी सकते हो, लेकिन बाईपास वो हो सकता है, दिक्कत यहाँ पे आती है। इसीलिए हमें यूज करना पड़ता है आईडीएस। अब आईडीएस क्या है? इंटीरियर डिटेक्शन सिस्टम, जो कि प्रोसेस कर रहा होता है किसके बेसिस पे? सिग्नेचर के बेसिस पे। याद रखना यहाँ पे फायरवॉल काम करता है रूल के बेसिस पे, और ये काम करता है सिग्नेचर के बेसिस पे। सिग्नेचर मैंने आपको बताया। आपको हैश पता है क्या होता है? तो याद रखना जितने मैलिशियस मालवेयर होते हैं, जैसे मान लो एक मालवेयर है, मैंने उसका हैश निकाल लिया, ठीक है, और मैंने अपने आईडीएस में अटैच कर लिया। हैश में जिसको नहीं पता बता दूं, एक तरह फिंगरप्रिंटिंग होती है कि मान लीजिए एक फाइल का, जैसे आपने एक हैश नंबर निकाला, तो अब आप इस फाइल का अगर कोई भी चेंज नहीं करोगे और जितनी बार भी हैश निकालोगे तो वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो एक तरीके से फाइल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हैश का, ताकि अगर उसमें कुछ चेंज हो जाए तो हमें पता चल जाए। लेकिन अगर मान लीजिए एक मालवेयर है, उसका हैश मैंने अपने आईडीएस के डाटाबेस में ला के रखा, अब अगर इस मालवेयर से कोई भी मुझे अटैक करेगा तो मेरा आईडीएस उसे डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि इसका हैश और मालवेयर में पड़ा हुआ हैश हमेशा सेम रहेंगे। करेगा ही नहीं करेगा? बस शादी में यही काम कर रहा होता है, शादी में बैठा हुआ फूफा, वो एक तरह का सिग्नेचर है, वो आंखों से देख के बता दे कौन आदमी घर का है कौन आदमी नहीं है घर का। वो क्या कर रहा है? उस सिग्नेचर से चेक कर रहा है कि कौन है कौन नहीं है, उसके बिहेवियर से। वो जो मालवेयर है उसका जो बिहेवियर है, उसका जो पैटर्न है, जैसे एक शादी में आदमी दिल खोल के खाना खा रहा है और एक खा रहा है जल्दी जल्दी खा ले भागना है यहाँ से, तो वो क्या उसका बिहेवियर दिखा रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। और जब 3-4 लड़के एक साथ खड़े हैं तो ज्यादा दिखा रहा है ये कि भाई यहाँ पे कुछ तो ज्यादा गड़बड़ है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसा बिहेवियर। और ये काम एक फूफा 1 महीने पहले से चालू कर देता है कैसे करना है, ठीक है ना। आप इस चीज को देख भी सकते हैं। तो बताने की बात यह है कि आईडीएस और फायरवॉल, इन दोनों की जरूरत पड़ती है हमको पूरे प्रोसेस को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए। इसके अलावा मल्टीपल सिक्योरिटीज अलग हैं आपकी। कुछ लोग आईडीएस के आईपीएस यूज करते हैं जो आपको प्रिवेंट कर देता है, लेकिन आईडीएस याद रखना सिर्फ अलर्ट करेगा, फायरवॉल रोक देगा। उन दोनों में एक डिफरेंस ये होता है। जैसे कि आपके घर पर अगर आपने एक वॉचमैन रखा है, ठीक है, तो वो है फायरवॉल। आपने उस वॉचमैन को बोला देख ऐसा बाल वाला जो होगा ना आदमी, एंटर मत करने दिया उसको, और वॉचमैन डंडा लेके खड़ा हुआ है, कोई भी आएगा रुक देगा उसको। लेकिन आप मान ले कि बाल वाले वैसे ही 10 आ गए और वॉचमैन को ले गए, तो कौन बताएगा आपको कि भाई ऐसा कुछ हो गया है? तो कैमरा जो लगा वो अलर्ट करेगा। कैमरा आपने देखा होगा आजकल मॉडर्न कैमरे आ गए हैं मल्टीपल, उसमें आप एआई यूज कर सकते हैं कि अगर किसी के पास गन है या आर्म्स है, कोई भी ऐसा कुछ, वो अलर्ट कर देगा, अलार्म बजा देगा। तो ऐसे कैमरे भी मार्केट में है, तो वो ये कर सकते हैं, आपको अलर्ट कर सकते हैं, लेकिन कैमरा किसी को रोक नहीं पाएगा। है बस, तो वही वाली चीज है सिक्योरिटी के लिए। तो क्लियर है ये वाली बात? तो याद रखिएगा इस चीज को कि जब भी हम लोग बात करेंगे सिस्टम लेवल पे, तो सिस्टम लेवल पे ये सारी फंक्शनलिटी आपको प्रोसेस करनी होती है। लास्ट वन इज प्रोसेस। प्रोसेस मतलब लॉग एंट्री। देखो ये दोनों जो है, ये प्री सिक्योरिटी प्री अटैक मैंने बताया आपको, अटैक से पहले ये है पोस्ट अटैक। पोस्ट अटैक मतलब ये है फॉरेंसिक्स का पार्ट। फॉरेंसिक्स बोले तो उसका कलेक्शन करना, एनालाइज करना, फिर प्रिवेंट करके रखना। फॉरेंसिक्स का मतलब क्या होता है, जरूरत क्या होती है फॉरेंसिक्स की? तुमने कुछ बोला क्या? इन्वेस्टिगेशन को हाँ बोलो, हराओ मत, बोलो। इतना बोलो एक क्लास में उतना आपको समझ में आएगा। गलत भी होगा तो अभी मैं बताऊंगा ना। सुना है आप लोगों ने फॉरेंसिक्स, आपने पढ़ा होगा ना उसमें जो आपने, तो क्या है फॉरेंसिक्स का नीड, क्या है फॉरेंसिक्स का? इन्वेस्टिगेशन इज अ पार्ट ऑफ फॉरेंसिक्स, नॉट द फॉरेंसिक्स, बट व्हाट इज द नीड ऑफ फॉरेंसिक्स? पोस्टमार्टम करते हैं बॉडी का। बहुत बढ़िया। बट व्हाई? मजा आ रहा है क्या ऐसी करने के लिए? देख लो जरा। नहीं, लेकिन कुछ केस हुआ होगा तो उसके लिए सबसे कुछ मिला होगा, एविडेंस। दैट्स द पॉइंट। पूरे फॉरेंसिक्स का पर्पस एक ही होता है, टू कलेक्ट अ एविडेंस, और जिसको हम कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर पाए। आपको याद है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, ठीक है, लोग बोल रहे थे सुसाइड है, कुछ बोल रहे थे मर्डर है, लेकिन वो था तो शायद मर्डर ही, लेकिन सामने नहीं आया। बताने की बात यह है कि जो भी वो था उसका बेस क्या था कंफर्म करने का? कैसे कंफर्म होता है वो चीज? फॉरेंसिक्स की हेल्प से, जिसे पोस्टमार्टम कहते हैं। लेकिन वही चीज अगर हम फॉरेंसिक्स बात करें तो साइबर में भी होती है, विच इज कॉल्ड अ साइबर फॉरेंसिक्स। और पूरी साइबर फॉरेंसिक्स की डिपेंडेंसी जो होती है वो एक चीज पे होती है, विच इज कॉल्ड अ लॉगिंग फंक्शन, लॉग्स। आपके सिस्टम के अंदर मल्टीपल लॉग जनरेट होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस का मतलब यह है कि वो सारी की सारी लॉग एंट्रीज जो आपके सिस्टम में हुई है उसको कलेक्ट करना।
और उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर कोई सिस्टम पर अटैक हुआ है तो कब हुआ है, कहाँ से हुआ है, और अटैक करने के पीछे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। कोई मैलिशियस फाइल तो उसने अटैच नहीं कर दी, लेकिन इन सब चीजों की डिपेंडेंसी जो होती है वो क्या होती है, लॉग एंट्रीज। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अटैक अगर हुआ है तो उसके बाद सारी लॉग एंट्रीज को कलेक्ट करना। समझ में आ गया? याद रखना लास्ट फंक्शन आया सिक्योरिटी का विच इज कॉल्ड अ प्रोसेस, इसमें आता है लॉग। जैसे मैं आपको केस बताता हूँ, मैंने उस केस में पुलिस के साथ काम किया था, और इससे डायरेक्टली लेना देना तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कभी कभार लॉग्स फंक्शन जो अलग वैसे ही बने। जैसे आप लोग पुणे में किसी घर जाते हैं तो आपने किसी नोटिस की होगी बिल्डिंग के नीचे वो लोग आपसे रजिस्टर करवा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने एक केस पे काम किया था जिसमें दिल्ली में एक मर्डर हो गया था। तो बेसिकली मर्डर में क्या था कि बिल्डिंग में जो अंडर करते थे लोग तो वो साइन वाइन करते थे, कोविड से पहले की बात है। तो अभी हुआ क्या कि, और उस दिन मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि यार ये चीज करवाते हैं पुलिस वाले क्यों करवाते हैं, सोसाइटी वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इससे किसी बहुत पहले मुझे लगता था क्या ही फायदा है यार, चोर आके चोरी कर गया, अब क्या कर लो इससे, मर्डर ने आके मार दिया किसी को, साइन करके मार दिया, क्या कर लोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है जो उसके बाद मैटर करती है, ठीक है ना। वैसे भी आपने सुना है पुलिस बात नहीं आती है, पहले आगे भी क्या कर देगी, ठीक है ना, कैसे पता करें किसके अंदर क्या चल रहा है। अब वैसी बातें बाद में आएंगी। अब बात यहाँ पे आती है जो हमने उस वहां पर देखा मैंने कि वहां पर भी रजिस्टर था, हमने रजिस्टर उठाया। अब रजिस्टर में जब हमने चेक किया कि वो जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम था जिस टाइम पर वो क्राइम हुआ था, तो एक ह्यूमन नेचर है, देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। अगर मैं आप में से किसी को भी बोलूँ ना कि अपने कॉपी लो और कॉपी में एक फोन नंबर लिखो, तो या मैं आपको बोलूँ कि अपना फोन नंबर मुझे दो, और आपका मन नहीं है देने का, तो आप जानते हो आप बहुत जगहों पर ऐसे करते भी होंगे, आप स्टार्टिंग के 7-8 डिजिट सेम डालोगे और सिर्फ चेंज करोगे आखिरी के 2 में, या स्टार्टिंग के 2 में चेंज करके पूरा आखिरी का सेम डाल दोगे। लेकिन इंसान पहली बात, आपका माइंड जो काम करता है वो स्टार्टिंग में होता है, वो स्टार्टिंग में सही डालेगा, और जब वो स्टार्टिंग में सही डाल रहा होगा तो आप एंड तक पहुंचते पहुंचते दिमाग को बोलिए अगर कुछ और लगा था, फिर वो एंड में आके आप 1 सेकंड के लिए रुकोगे और रुकने के बाद वहां पे कुछ गड़बड़ डालोगे। तो जो गड़बड़ होती है वो कहाँ पे होती है, आखिरी के 2 नंबर पे होती है ऐसी। बस सारा खेल ही यही है। पुलिस कभी आखिरी के 2 नंबर देखती भी नहीं है, उसको मैटर है आगे के 7 और 8 नंबर से। और पूरा गलत डाला था, वो पूरा अलग गलत डाला तो फिर एक बात अलग होगी, लेकिन एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उससे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये पूरा गलत डालने वाला कंसेप्ट सिर्फ तभी हो सकता है जब आप क्राइम करने जा रहे हो और आप ये पहले से सोच के जाओ कि पूरा गलत डालना है, वरना आपका जो ह्यूमन माइंड होता है ना, अभी देखो मैंने आपसे ये बोला इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो, लेकिन जब आप खुद काम करने जाओगे ना तब नहीं कर पाओगे इस चीज को, बिकॉज ये हमारा ह्यूमन नेचर है। अभी ऐसे मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे साइबर क्राइम होता है, तो आप ये बोल सकते हो कि नहीं सर मैं तो नंबर दूंगी ही नहीं, ये सिचुएशन अलग है। अभी आपके पास ना उस लेवल का स्ट्रेस है ना उस लेवल की थिंकिंग है, लेकिन जिस टाइम पे आपके साथ सेम क्राइम होगा उस टाइम आपको सबसे पहले माइंड बोल रहा होगा कि मैं बचूं कैसे, वो स्ट्रेस में होगा उस टाइम। और सारा खेल ही जो होता है ये सारा स्ट्रेस की वजह से होता है। अगर आप इतने ही काम होते तो बात ही अलग होती। आप किसी का मर्डर करने जाओगे आपके दिमाग में कितनी चीजें चल रही होंगी, आप उस टाइम पे ये भी सोच पाओगे कि नंबर भी अलग डालना है, नहीं सोच पाओगे, ठीक है ना, ये होता है। आप जो गड़बड़ करते हो आप लेकिन नंबर में करते हो। अब उसके बेसिस पे जो नंबर था ना, देखो लेकिन चोर के पर दिमागदार है, वो जो नंबर था वो स्टार्टिंग के 7 डिजिट्स जो थे वो जिसका मर्डर हुआ था उसके भाई के थे। उसके भाई को बुलाया गया और पुलिस को अगर एक चीज मिल जाती है ना फिर वो ढूंढती है, ठीक है ना, ढूंढती मतलब 3rd डिग्री, उसको पीटा और पता चला कि कुछ कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उसका भाई उस दिन वहां पे था नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर और खंगाला। अब जब भी आप जाते हो रजिस्टर में तो आप एक नाम भी लिखते हो, नाम लिखते हो, प्रॉपर नंबर लिखते हो, सच ही लिखते हो। जब नाम चेक किया गया तब एक गड़बड़ दिखाई दी। बेसिकली ये जो भाई जेल में था, ठीक है, जेल में क्या था मतलब इसमें था कस्टडी में, तो इससे मिलने के लिए एक पर्सन आया था। और देखो ये होता है कभी कभार डेस्टिनी की खतरनाक होती है ना कि आप शायद बच भी जाओ लेकिन कोई आपको ऊपर से धक्का मार रहा तो गिरी जा।
इसको छुड़ाने के लिए कौन आता है, इसके भाई का साला, जो मरा था उसका साला, लाइक उसके जो वाइफ है उसका भाई, ठीक है। तो वो जब आया, तो जब आप आते हो पुलिस स्टेशन में तो साइन करवा लेते हैं कौन कौन आया था बात करने के लिए, क्या हुआ, क्योंकि और कोई है ही नहीं फैमिली में, दो भाई थे, माँ थे, वो जो बुजुर्ग थे, और वाइफ जो थी वो अपने मायके में थी। वो आया, आने के बाद जब वो मिला तो उसने बात बात की, और वहीं से एक पुलिस वाले के दिमाग में कनेक्शन बैठा। कैसे? क्योंकि जब रजिस्टर जो वहां पे आया था, रजिस्टर जो लाइक जहाँ पे मर्डर हुआ था, वहां पे रजिस्टर में इंफॉर्मेशन लिखी थी, तो वहां पे जो नाम लिखा हुआ था, उस नाम के अंदर एक जो वर्ड था, शायद वो, मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वो एफ था या जी, कोई तो एक वर्ड था, तो वो जैसा वहां पे बना हुआ था वो वैसा यहाँ पे बना हुआ था इसके नाम पे। इसका नाम गौरव था या फिर शायद गौरव ही था, जी वर्ड था शायद। तो ये जो जी था, और वो कैसा होता है ना, नॉर्मल जी से आप बनाओगे, हो सकता है नॉर्मल जी बनाओ, मैं भी वैसे ही बनाऊंगा, तो वो डिटेक्ट करना बहुत इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन वो जो जी का एक डिजाइन था, वो उसके में भी था, इसके में भी था, और वो एक पुलिस वाले के दिमाग में आ गया, उसने बताया। और जैसे ही जी को चेक किया गया, तो वो जो आपको पता है आजकल तो फॉरेंसिक्स कहाँ पे पहुंच गया, तो हेड राइटिंग मैच कराई, हेड राइटिंग मैच हो गई। आई बस समझ में? तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन आप बच जाओगे अगर पुलिस सपने पे आ जाती है ना, फिर नहीं छोड़ती है, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर हमने निकाला सीडीआर, कॉल डाटा रिकॉर्ड्स, पता चला कि ये पर्सन जो था मर्डर के टाइम पे उसी जोन पे, भाई तो नहीं था लेकिन ये था। और जब उसको थर्ड डिग्री मिली, तब उसने बताया कि उसका और उसकी बहन का प्लान था मिलके उसको मारना, उसकी प्रॉपर्टी पे कैप्चर कर लेना पूरा, और फंसाना किसको, भाई को। समझ में आया? सावधानी हटी दुर्घटना नहीं हटी। तो बच के रहना इस दुनिया में। मैंने कहा अपने ही, तो अपना कौन है, भरोसा मत करना ज्यादा किसी पे, ठीक है। खैर ऐसा हो सकता है, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम लोग हर चीज, हर पहलू, हर पॉइंट को चेक करते हुए चलते हैं, और कौन किस लेवल पे एक तरीके से आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो साइबर के अंदर ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कैसे इन्वेस्टिगेशन करना वो चीज पता होनी चाहिए। तो इस चीज को याद रखिएगा, सिक्योरिटी के अंदर सबसे दो मेजर सिक्योरिटी है, फिजिकल एंड सिस्टम, एंड लास्ट वन इज प्रोसेस, जो कि आफ्टर अटैक आता है, ठीक है। इतना कर लीजिए, याद ना कुछ डाउट आए तो मुझे बताइएगा। हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ऑन मंडे। मंडे को मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइबर अटैक्स के बारे में बताऊंगा, जो मोस्टली वर्ल्ड लेवल प्रोसेस किए जाते हैं, लाइक दिस फिशिंग, मालवेयर, रैनसमवेयर, दिस। तो आप लोग चाहो तो थोड़ा सा पढ़ के आओ इनको ऊपर, ताकि डिस्कशन हो। खाली मैं ही बोलता रहूंगा तो मेरा आवाज बैठ जाएगा, थोड़ा सा आप बोलोगे तो मेरे को थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी, ठीक है ना। तो ये जो कुछ है इनको आप पढ़ के आओ, और कुछ लगे तो मुझे बताओ, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मंडे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ऑनलाइन कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, किसी को भी अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए, आप में से किसी को डाउट। बाय।